Hi everyone, this is part 2 of Fundamental Rights. In previous part we have covered till Article 21 and this is Article 22. So Article 22 is about the protection against arrest and detention. So इसके अंदर जो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, फर्स्टली द प्यूनिटिव डिटेंशन एंड द प्रिवेंटिव डिटेंशन. अभी हम वन बाय वन देखेंगे. सो सबसे पहले आता है राइट्स फॉर प्यूनिटिव डिटेंशन. मीन्स प्यूनिटिव डिटेंशन का मीनिंग पहले समझिए क्या होता है. प्यूनिटिव डिटेंशन होता है जब किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट कर दिया, मीन्स क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन. सो इसमें हमारे पास क्या क्या राइट होते हैं. राइट टू इन्फॉर्म मीन्स अरेस्ट का क्या ग्राउंड है, किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. राइट टू कंसोल मीन्स आपके पास चॉइस होगी किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को चूज़ करने की. और राइट टू प्रोडक्शन मीन्स आपको 24 आवर्स के अंदर नियर बाय मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और रिलीज़ के अंदर आएगा अगर मजिस्ट्रेट ने कोई भी फर्दर ऑर्डर नहीं दिए हैं आपको अरेस्ट में रखने के लिए, तो आपको 24 आवर्स के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा. सो ये आते हैं राइट्स हमारे प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर. अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है. प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि किसी चीज़ को होने से प्रिवेंट करना है हमें. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जब किसी ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है अभी तक, बट इन फ्यूचर ही और शी कैन कमिट सम क्राइम. सो फॉर दिस, टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर थिंग टू हैपन, इसलिए हम उसको पहले ही अरेस्ट करे ले रहे हैं. ये होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन. मीन्स क्राइम कमिट होने से पहले ही हमने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया क्योंकि इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि वो पर्सन कुछ क्राइम कमिट करेगा. सो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, उसमें होता है कि क्राइम कमिट हो चुका है उसके बाद अरेस्ट किया जा रहा है. लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि क्राइम अभी कमिट नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है, इस होप को ध्यान में रखते हुए आपको अरेस्ट किया जा रहा है. सो इसके अंदर टाइम लिमिट कितनी है, आपको सिर्फ 3 मंथ्स तक के लिए ही अरेस्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं किया जा सकता प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में. और अगर फर्दर हाई कोर्ट के जजेस ऑर्डर देते हैं आपको अरेस्ट में रखने के लिए, तो ही आपको अरेस्ट रखा जा सकता है 3 मंथ से ज़्यादा, वरना नहीं रखा जा सकता. और राइट टू रिप्रेजेंटेशन मीन्स आपके पास आप फ्री हो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को चूज़ करने के लिए जो आपको रिप्रेजेंट करेगा और आपके बेस पे कम्युनिकेट करेगा फर्दर. और इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं कुछ. दीज प्रोटेक्शन डू नॉट अप्लाई टू द एनिमी अलायंस और इंडिविजुअल अरेस्टेड अंडर स्पेसिफिक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज. मीन्स अगर कोई पर्सन है, कोई टेररिस्ट है या फिर कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के उसमें आ रहा है, जैसे कि टेरर एक्टिविटी वगैरह हो गई और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, अगर उस पर्सन को इन चार्जेस के अगेंस्ट में अरेस्ट किया जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी 3 मंथ तक का. और एक्सेप्शन वाला जो केस है ये उसको लीगल प्रैक्टिशनर वगैरह ये सब चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी. ये हो गया हमारा आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर. सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसके अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं. आर्टिकल 23 prohibition of human trafficking and forced labor, and article 24 prohibition of employment of children अंडर 14 इन फैक्ट्रीज माइंस और हेजार्डियस एक्टिविटीज़. इसका ओवरऑल गोल है इन दोनों आर्टिकल्स का राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेफ गार्ड द वल्नरेबल. मीन्स हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और जो भी कमज़ोर लोग हैं उनको सेफ गार्ड करना. अब आते हैं फर्स्टली आर्टिकल 23 पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसके अंदर 3 टाइप्स की कोर प्रोविशंस दिए गए हैं. फर्स्ट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बैगर फोर्स्ड लेबर. मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ लोगों को इंडिया से लेकर जाते थे to perform the forced labor. So this is what, this is human trafficking. So human trafficking being like goods, buying and selling of human beings like goods, often for forced labor or commercial, oh where is the pen, wait, forced labor or commercial sexual exploitations. मीन्स उन लोगों की बाइंग और सेलिंग, लोगों की बाइंग और सेलिंग, ह्यूमंस की बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीटली बैन है. और
जैसे कि गुड्स और सर्विसेज की होती है। और बैगर की बात करें तो फोर्स्ड लेबर के अंदर ही आता है ये भी। इसके अंदर भी बाय एन एम्प्लॉय और विदाउट पेमेंट और अगेंस्ट द वर्कर्स विल, मीन्स किसी भी वर्कर की इच्छा के विरुद्ध या फिर उसको फोर्सली किसी फंक्शन को, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, वो भी इस आर्टिकल के अंदर आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही। और फोर्स और कंपल्सरी लेबर, ऑल द फॉर्म्स ऑफ, वेट अ सेकेंड गाइस, इसके अंदर है फोर्स्ड एंड कंपलसरी लेबर। फोर्स एंड कंपलसरी लेबर के अंदर भी वही चीज़ आएंगी कि आप किसी को फोर्सफुली वर्क करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति के विरुद्ध नहीं कर सकते किसी को फोर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ड्यूटी। बट इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक्सेप्शन ये है कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी, जैसे कोई वॉर छिड़ गया इंडिया का किसी और कंट्री के साथ, या फिर हमें जो है इस पर्टिकुलर पर्सन की इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट उस पर्सन को फोर्स कर सकती है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटी, और वो इसके अंदर नहीं आए काउंट होगा। मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि उस पर्सन को वो ड्यूटी परफॉर्म ही करनी पड़ेगी जब उसको गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी इंटीग्रिटी, सोवर्जिनिटी और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एनी वायलेशन इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ एक्सेप्ट दिस वन। जो मैंने अभी कहा उसको छोड़कर, जैसे गवर्नमेंट फोर्स करती है कोई पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़कर जो इतने भी हमारे फोर्स्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगिंग हो गया, वो सब इस एक्ट के अंडर पनिशेबल होगा। अब आते हैं, देखिए ये स्टेट का एक्सेप्शंस वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था। कंपलसरी पब्लिक सर्विस, द स्टेट कैन मैंडेट पब्लिक सर्विस, मिलिट्री, conscriptions or social service, no discriminatory. When implementing these services, the state cannot discriminate based on solely or religion, race, caste or class. सो जो स्टेट है हमारा, स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया है। इंडिया और जो बाकी के हमारी गवर्नमेंट है वो फोर्स कर सकती है पब्लिक सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए, जो कि जैसे हो गई मिलिट्री सर्विसेज। अगर वॉर चल रहा है, कोई मिलिट्री, कोई सोल्जर मना कर देता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो गवर्नमेंट और स्टेट उस टाइम पे उसको फोर्स करेगी टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। और वो डिनाई नहीं कर सकता कि अंडर आर्टिकल 21 उसका राइट है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स लेबर का भी इसी के अंदर आता है। और यहाँ पे है लेजिस्लेटिव एनफोर्समेंट। तो इसका लेजिस्लेटिव एनफोर्समेंट देखें तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है एक, टारगेट ट्रैफिकिंग, द बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है, एनफोर्स द बैन ऑफ फोर्स लेबर। मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट और फोर्स लेबर के लिए है बाउंडेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट। इससे ज़्यादा डीप में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आर्टिकल 20, हाँ आर्टिकल 23 के अंदर ही, वेट ये 23 था। अब आएगा हमारा आर्टिकल 24 गाइज। देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे 4 आएगा हमारा। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स employing children below 14 year old in factories, mines और any hazardous work। मीन्स जितने भी चिल्ड्रन हैं 14 ईयर्स से नीचे के, जिनकी एज 14 ईयर से कम है, उनको फैक्ट्रीज़ में, हजार्डियर प्लेसेस में, हजार्डियस प्लेसेस लाइक माइंस हो गया जहाँ पे हमारी हेल्थ को कोई खतरा हो उस टाइप के, सो उन सबको प्रोटेक्ट करना उस पर्टिकुलर एरिया में काम करने से, ये है हमारा आर्टिकल 24। सेफ गार्ड चिल्ड्रंस हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर वेलबींग। की ऑब्जेक्टिव है इसका prevents exploitation, stop the physical and economic abuse of minor, dangerous environment means जैसे माइनिंग होती है, कोल माइनिंग वगैरह हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा हेल्थ को जो लेके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब आ गया हमारा डेंजर एनवायरनमेंट के अंदर। अब आते हैं प्रमोट एजुकेशन। इसके अंदर ही एक वो आर्टिकल 21A के अंदर आता है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2001 का, उसमें ऐड किया गया है। 2001 है या 2002, आई थिंक इट्स 2002 गाइज। सो क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल सपोर्टेड बाय आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे। सो आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल हमारे 3 हैं, 25, 26 एंड 27, 28। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री profession practice and prorogation of religion। 26, freedom to manage religious affair। article 27, freedom from payment of taxes for promotion of any religion। and article 28, from attending religious instruction। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करने की है, इसके बेसिस पे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी की बात करें और DSSS की, तो ये पूछता है कि इंडिया का स्टेटस क्या है रिलीजन के केस में। तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, इट हैज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, इंडिया जो स्टेट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, वो सभी के सभी जो जितने भी रिलीजन है उसको बराबर मानती है, इक्वल ट्रीट करती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है या नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। सो इसके लिए क्या है कि जो इंडिया है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है कि वो किसी भी रिलीजन को ना तो ऊपर मानता है ना ही किसी को नीचे मानता है, सभी को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन जो स्टेट है हमारा, स्टेट से मतलब है इंडिया किसी भी रिलीजन की कुछ एक्टिविटीज़ में, अगर वो जैसे कि कोई XYZ रिलीजन है, ठीक है, अगर उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिग्निटी, सोवर्जिनिटी, फ्रीडम, लिबर्टी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के केस में अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा रही है, वो किसी पर्सन की लिबर्टी, फ्रीडम या फिर कुछ भी है इस टाइप का, तो जो स्टेट है हमारा, स्टेट से मीन्स मेरा इंडिया है, वो इसके अंदर इंटरफेयर तो कर सकता है टू प्रोटेक्ट अदर पर्सनस राइट्स, बट उसको प्रोटेक्ट तो कर सकता है, उसमें इंटरफेयर करेगा उस पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होगा कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है, जो कि एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई रिलीजन की किसी भी एक्टिविटी से किसी पर्सन के, किसी इंडिविजुअल के या फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के राइट्स हो गए या फिर किसी पर्सन की फ्रीडम, लिबर्टी, इन पर अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हो रही है तो वो उसको बैन करेगा या उस पर इंटरफेयर कर सकता है। सो हैंस इंडिया फॉलो अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब आते हैं आर्टिकल 25 पे। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर आपको सिंपल मीनिंग बता देती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सो इसके अंदर है कि हर एक पर्सन फ्री है किसी भी रिलीजन में बिलीव रखने के लिए, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। अब आते हैं आर्टिकल 26 पे। तो इसमें है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मीन्स कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकता है। इसके अंदर आती हैं टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, रिलीजन्स के इंस्टीट्यूट और चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। टू मैनेज its own affair in matter of religion, to own and acquire movable and immovable property को भी acquire कर सकता है पर्टिकुलर रिलीजन का कोई भी इंस्टीट्यूट, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। सो नेक्स्ट है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंप्लाइड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated in the payment of the expenses for the promotion of the or maintenance of the any particular religion or religious denomination। मीन्स कोई भी पर्सन जो है फ्री है किसी भी रिलीजन के लिए टैक्स पे करने के लिए। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फ्री प्रमोशन मीन्स जैसे कि कोई पर्सन, सपोज करो एक ए पर्सन है, वो एक्स रिलीजन को फॉलो करता है, तो ये जो ए पर्सन है उस एक्स रिलीजन को अपने पास से कुछ भी मनी दे सकता है एज इन द फॉर्म ऑफ फी, टैक्स एक्सेट्रा। अगर ये एक्स रिलीजन का कोई इंस्टीट्यूट इससे डिमांड कर रहा है और ये देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकता, और इसके प्रमोशन के लिए, इस एक्स रिलीजन के प्रमोशन के लिए वर्क भी कर सकता है। ये बताता है हमारा आर्टिकल 27, जो हमें राइट देता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए राइट देता है। और आर्टिकल 28 आता है फ्रीडम एज टू अटेंड एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन
और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मीन्स कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने का राइट है, और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे दिया है रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं जो अब हम देखेंगे। सो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड मीन्स जो भी स्टेट फंड के थ्रू पूरा का पूरा स्टेट फंड के थ्रू जो है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन फंड किया जा रहा है उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। और यहाँ पे नथिंग in clause 1 shall apply to any educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment of the trust which require that religious instruction shall be imparted in such institute means अगर कोई religious institute जो है स्टेट के फंड के थ्रू चलाया जा रहा है completely तो उसमें कोई religion instructions नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर वो स्टेट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा रहा है बट उसको जो है फंड किया जा रहा है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जैसे यहाँ पे दिया है एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर द रिलीजियस मीन्स अगर वो किसी रिलीजन के थ्रू या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट के थ्रू फंड किया जा रहा है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, चाहे बेशक यहाँ पे जो है एडमिनिस्टर हमारा स्टेट कर रहा है लेकिन उसके फंड्स उसको उस पर्टिकुलर ट्रस्ट से और इंस्टीट्यूशन से मिल रहे हैं। और यहाँ थर्ड वन इज द नो पर्सन अटेंडिंग एनी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state receiving aid out of the state fund shall be required to take part in the religious instructions that may be imparted in such institution or attend any religious worship that may be concluded। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मीन्स अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, लेट्स सपोज करो देयर इज़ अ इंस्टीट्यूशन कॉल XYZ और उसने जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है इस पर्टिकुलर ट्रस्ट ने जो कि किसी रिलीजन का था, तो अब यहाँ पे स्टेट उसको फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं जिसमें फंड तो स्टेट प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो इस्टेब्लिश किसके थ्रू किया गया है, वो इस्टेब्लिश किया गया है XYZ इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट के थ्रू। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 28। आई नो थिंग्स आर लिटिल कन्फ्यूजिंग हेयर, अगर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इतना डेप्थ में कहीं नहीं जाना, बस आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या है ये पता होना चाहिए। अगर आप सिर्फ जैसे MCQ आते हैं 1 लाइनर वाले, अगर SSC हो गए DSSB, तो सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो, इतना आर्टिकल कौन सा है और उसका मतलब वो आर्टिकल किस चीज़ से डील करता है, बस अंदर का कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर। तो इसमें आते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंपॉर्टेंस इंश्योर्स दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिया कल्चर प्रिजर्व्स इन डाइवर्सिटी। मीन्स इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे पीपल हैं जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट से बिलोंग करते हैं और उसमें माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए राइट दिए गए हैं। सो सबसे पहले आता है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी को राइट है माइनॉरिटी के पास राइट है अपने कल्चर की लैंग्वेज को उसकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो ये राइट है जो कि आर्टिकल 29 के थ्रू उनको दिया जाता है। अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। तो राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मीन्स जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि कुछ शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं और तो उनके पास राइट है कम्प्लीटली अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का और उन पे अपने जो भी उनकी जो भी उनका रिलीजन है या फिर जो भी उनके कल्चर हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनको वो फॉलो कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30 के अंदर आता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा मैनेज कर सकते हैं अपने जो माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि जो इंडिया के अंदर बहुत ही कम नंबर के अंदर हैं, वो होते हैं हमारे माइनॉरिटीज़।
अब आते हैं, देखिए अब हम डायरेक्टली आर्टिकल 30 से आर्टिकल 31 को ना करके 32 पर मूव कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल जो 30 है वो रिमूव कर दिया गया है, जो कि था हमारा आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया है। और अब ये है हमारा राइट एज अ लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल राइट जो कि आता है आर्टिकल 300A के अंदर। सो नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, आर्टिकल 32। सो इसके अंदर आती है आर्टिकल 32, इसको B.R. अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस वाली लाइन को थोड़ा याद रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और इसका फंक्शन होता है, अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो उस पर्सन के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट में लाने के लिए रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 के अंदर तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू करता है, और आर्टिकल 226 के अंदर जो है हाई कोर्ट के पास पावर है टू इशू द रिट्स to protect the fundamental rights of people. So there are 5 types of writs. We are going one by one. So first one is habeas corpus. Habeas corpus, to have the body. Habeas have, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में सिर्फ इतना दे देगा वो कि हैबेस कॉर्पस, उसका मीनिंग क्या है, टू हैव है, वी कमांड है, एक्सेट्रा। सो फर्स्ट वन इज हैबेस कॉर्पस। इट इंश्योर द इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। मीन्स अनलॉफुल डिटेंशन के केस में उसकी लिबर्टी के ऊपर, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। इस पर्टिकुलर रिट को जब इशू किया जाता है जब किसी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया जाता है। और मैंडेमस का है वी कमांड, ऑर्डर अ पब्लिक ऑफिसर और अथॉरिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी दे फेल टू डू सो। लाइक अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक ड्यूटीज़, अगर वो पर्सन उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेमस रिट्स को इशू करेगी टू परफॉर्म दैट पर्सन, टू फोर्स दैट पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ही वॉज अपॉइंटेड फॉर। सो वी कमांड, इसमें वो कमांड दे रहा है उस पर्टिकुलर ऑफिसर को। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, preventive in nature, issued by a superior court to a lower court to prevent the latter from exceeding jurisdiction। मीन्स अगर कोई लोअर कोर्ट है, अगर वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर चला गया, जुरिडिक्शन से बाहर जाने का मतलब है कि अगर उसके पास कि अगर कोई केस आया और उसके पास वो राइट ही नहीं था सुप्रीम मीन्स उस लोअर कोर्ट के पास कि वो उस पर्टिकुलर जो केस है उसमें उससे उसकी जजमेंट को सुना सके, तो वो उस केस में अगर उसने कोई भी जजमेंट ले दी है, कोई डिसीजन ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा और बोलेगा, प्रोविशन का रिट इशू करेगा कि आप अपनी जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। ये तब इशू करा जाता है एक सुप्रीमियर कोर्ट के थ्रू एक लोअर कोर्ट को। ये ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही करेगा लोअर कोर्ट को, कोई हाई कोर्ट भी कर सकता है सबॉर्डिनेट कोर्ट को, और जैसे कि हाई कोर्ट कर देगा किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट आते हैं सर्टिट्यूट, टू सर्टिफाइड, क्यूरेटिव इन नेचर, इशू बाय अ हायर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट ऑर्डर इफ इट एक्टेड बियॉन्ड इट ज्यूरिडिक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसने वो डिसीजन ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। wait a second, yeah, this one is curative in nature, issued by a higher court to transfer a case pending in the lower court or if order if it acted beyond। मीन्स सर्टिट्यूट में क्या है कि वो ऑलरेडी अपनी जो जुरिडिक्शन है उससे बाहर जा चुका है, ठीक है, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जा चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोहिबिशन की बात करें तो अभी वो अपनी जुरिडिक्शन से बाहर नहीं गया है, वो जा सकता है, इस होप में उसको पहले ही रोक देना, और यहाँ पे है उसको वो बाहर जा सकता है, तब उसको रोका जा रहा है। सर्टिट्यूट, सो क्यू वारंटो आता है हमारा, बाय व्हाट अथॉरिटी चैलेंजेस अ पर्सन्स राइट टू होल्ड ऑफिस। मीन्स आप किसी ऑफिस को क्यों होल्ड कर रहे हो, उसके पर्सन के राइट को ये क्वेश्चन करता है, क्यू वारंटो। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 32। अब आते हैं आर्टिकल 33 पर, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्म्ड बाय द दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। मीन्स इस आर्टिकल 33 बेसिकली क्या है, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आर्म्स फोर्सेस के, पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसी के, और टेलीकम्युनिकेशन ब्यूरो हो गए या अदर ब्यूरो हो गए गवर्नमेंट के, उनके राइट्स को
जो इनके पार्ट 3 में दिए गए हैं, मीन्स फंडामेंटल राइट को, उस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है, ये पावर देता है आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को। और आर्टिकल 34 है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ कन्फर्म्ड बाय द पार्ट 3 वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ होता है जब मिलिट्री का रूल हो जाता है, मीन्स मिलिट्री अपने हिसाब से डिसीजन लेती है क्योंकि उनको पावर में लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। सो मार्शल लॉ के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, या फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी किए जा सकते हैं। ये पावर है हमारी आर्टिकल 34 के अंदर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। आर्टिकल 35 इज लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द दिस पार्ट, मीन्स लेजिस्लेशन को पावर देता है कि पार्ट 3 के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं या तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं या कुछ लॉज नए बना सकते हैं टू इन्फोर्स दीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स पार्लियामेंट को ये पावर देता है आर्टिकल 35 कि वो जो है लॉज बना सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये फंडामेंटल राइट्स का पूरा कंप्लीट। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बट दे आर जस्टिकेबल एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। मीन्स फंडामेंटल राइट ऐसे नहीं है कि वो हमेशा ही आपको मिलेंगे, लेकिन समटाइम्स उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जैसे मार्शल लॉ के केस में हो गया अभी यहाँ पे, और वॉर का केस हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखा कि फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, मीन्स उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं और ये जस्टिकेबल होते हैं इन नेचर में, इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्स कराए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू। और द लास्ट थिंग इज फ्रीडम इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।